अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, आज ईद उल फितर का तीसरा रोज है। आप सब नाजरीन को मेरी और मेरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। मुल्की मसाइल के हल के लिए इंतखाबात के मुतालबे पर डट जाने वाली पीटीआई को ईद मुबारक। और मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात कराने का जोर लगाने वाली पीडीएम को भी ईद मुबारक। अवाम की कमर महंगाई के बोझ से दोहरी करने वाली 13 सियासी जमातों को ईद मुबारक। और ईद से पहले पेट्रोल महंगा करके ईद का तोहफा देने वालों को भी ईद मुबारक। अर्ज ये कि मौजूदा हुकूमत तमाम सियासी जमातों और आईनी मुआशी और सियासी बहरान पैदा करने, अवाम का तमाशा बनाने और मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पर लगाने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद गुजर गई मगर मुल्की सियासत में इस्तेहकाम ना आ सका, मुज़ाकरात की सूरत हाल पैदा ना हो सकी, इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका, अदालती हुक्म के आगे झुकने का माहौल ना बन सका और सियासी जमातें मिल बैठकर मसाइल हल करने के लिए तैयार ना हो सकी। एक जानिब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऐवान से एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए भी पार्लियामेंट तैयार नहीं। जमात इस्लामी पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात की कोशिशों में तो लगी है मगर बात बनती नजर नहीं आती। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। पीटीआई बज़द है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब के इंतखाबात 14 मई को कराए जाएं, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातें ये ख्वाहिश रखती हैं कि मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। हुकूमती रहनुमा ये तकाजा कर रहे हैं कि 90 दिनों में जहां इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है, वहीं बगैर वजह के असेंबली तहलील करने पर भी पूछा जाना चाहिए। हुकूमत की जानिब से अक्सर पीटीआई से ये पूछा जाता है कि उन्होंने 2 सूबों में अपनी हुकूमत क्यों गिराई, तो उसका जवाब भी इमरान खान ने गुज़श्ता दिन एक टीवी इंटरव्यू में खुद दिया कि जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने जल्द इंतखाबात के लिए असम्बलियां तहलील की। अब जहां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से नाला नजर आते हैं, वहीं मौजूदा पीडीएम की हुकूमत भी जनरल बाजवा को लेकर ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। मगर सवाल यह है कि मौजूदा सियासी और इंतजामी बहरान के पीछे असल किरदार कौन है और फायदा कौन हासिल कर रहा है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत हासिल करने वाले और इक़्तिदार से बेदखल होने वाले दोनों ही मसाइल और इश्यूज में फंसे नजर आते हैं। तो फिर इस गेम का असल खिलाड़ी कौन है और किसके इशारे पर मुल्क की सियासत में तूफान मचा हुआ है, इस पर बात करेंगे। मैं आज का पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मुआवन खुसूसी वजीर आजम पाकिस्तान कैसर अहमद शेख साहब ने। उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ हैं। तीनों को जनाब बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद का तीसरा दिन है, लेकिन ज़ाहिर कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करना लाजमी है। तो शेख साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ। वजीर आजम पाकिस्तान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। मेरा सवाल ये है कि ये किसी के कहने पे किया है या खुद से उनको ये फील हुआ कि नहीं अब हमें ताकत दिखानी चाहिए? जी, मुझे आप ही से पता लग रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदके कॉन्फिडेंस का, क्यों हमें ऑफिशियली तो हमें अभी इतला नहीं है, लेकिन हम तो अटेंड जल्द से जल्द हम, क्योंकि असम्बली में अगर वज़ीर आज़म ने वाकई ये सोच लिया है तो ये अच्छी मूव है उनकी, और उनको ताकि सब दुनिया को आगाह हो जाए और पता लग जाए कि वज़ीर आज़म साहब के पास पूरा उनका मैंडेट है और पूरा उनके पास कॉन्फिडेंस का वोट है। ऑफिशियली तो ऐसी कोई असेंबली की कार्रवाई या कोई एजेंडा अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, जराए जो हैं वो यही बता रहे हैं कि वजीर आजम ने जो है वो फैसला कर लिया है और 26 को ज़ाहिर है इस पर बातचीत भी होगी। 27 को बहरहाल डेट दी गई है, अभी हतमी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 27 की तारीख जो है अप्रैल को वो वजीर आजम ऐवान से जो है वो एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, अब आपको पता चल गया है कि वो वोट लेंगे और आपने कहा है कि ठीक है हमें दुनिया को दिखाना भी, तो दुनिया में कौन शामिल है, किसको दिखाना है आपने कि हमारे पास पावर है, नंबर्स हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने तो आपसे ये कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसी कोई बात। लेकिन अगर फर्ज कीजिए आपकी बात है, अगर आप जो कह रही हैं और ये बात सही हो, क्योंकि ऑफिशियली तो मुझे नहीं पता, अगर सही हो तो कोई इसमें हर्ज क्या है? हमारे पास तो है मेजॉरिटी, तो कॉन्फिडेंस का वोट होना चाहिए।
ले लें प्राइम मिनिस्टर, तो अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो अच्छा ही है, इसमें क्या बुराई है। और नहीं सर, लेकिन क्योंकि अभी तक मेरे पास आपको मजबूर तो नहीं किया गया ना? अगर ऐसी बात है तो कोई मजबूरी, कोई प्रेशर तो नहीं है ना कि एतमाद का वोट लें? मैं कह रहा हूँ मुझे अभी पता ही नहीं है, मजबूर तो बात मैं चले थोड़ा सा शेख साहब मैं थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे यही नहीं पता कि कॉन्फिडेंस का वोट प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। चले शौकत बराजा साहब, मैं चाह तो ये रही थी कि मैं अगली बार साहिबा पे तो बाद में ठीक है। शेख साहब आप थोड़ा वक्त ले लें, कोई बात नहीं, पता लगा लें, आप कहीं मैसेज वगैरह करके पता लगा लें, क्योंकि हमारे जराए हमें यही बता रहे हैं। शौकत बराजा साहब नहीं, लेकिन आपको मेरे से ज्यादा पता है, मैं मुआविन खसूसी हूँ वज़ीर आज़म का, और आपको मेरे से ज्यादा पता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है शेख साहब, दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन पराचा साहब मुझे बताएं कि आपके जराए क्या कह रहे हैं। हमारे जराए तो ये बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं पराचा साहब, ये क्या हो गया, क्यों जरूरत पड़ गई? शाम में तो ये खबर आई थी, यकीनन कुछ चैनल ने चलाई कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 27 को या 26 को वो लेना चाह रहे हैं एतमाद का वोट, और वो साथ खबर में ये भी था कि वो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। लेकिन मैं उस वक्त भी ये खबर सुनकर, मैं खुद देख रहा था टीवी उस वक्त, तो मैं खुद ये खबर सुनकर सोच रहा था कि ये अननेसेसरी मूव है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और एग्जेक्टिव अथॉरिटी यानी आजकल तो जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो तो अदलिया और पार्लियामेंट का है, तो वज़ीर आज़म क्या एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करेंगे? तो मेरे उसके मुताबिक मेरे ज़हन में कुछ कनोटेशंस आ रही थी, और यकीन मानिए जिन्हें मैं अननेसेसरी सोच रहा था, और मैं ये भी सोच रहा था कि वज़ीर आज़म कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो उस खबर के मुताबिक जो इंडिकेशन थी कि कोई जुडिशरी के हवाले से, कोई आला अदलिया के हवाले से कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं हो सकती। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या अदर ऑनरेबल जजेस हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस फायज ईसा साहब, तो जजेस को हटाने का आइन के आर्टिकल 209 में एक तरीका कार है, वो उस खबर की कॉनोटेशन थी। लेकिन थैंक्स गॉड फिर वजीर इत्तलात जो हुकूमत की तर्जमान है मरियम औरंगजेब साहिबा का ट्वीट आ गया। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। हुकूमत ने प्लान ही नहीं किया कि एतमाद का वोट लिया जाए, बल्कि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो ट्वीट में ये भी कह दिया कि जो मीडिया है पहले तस्दीक कर लिया करे। तो जो मेरे ज़हन में खदशात थे, कम अज़ कम इस क्लैरिफिकेशन के बाद, वजीर इत्तलात के इस ट्वीट के बाद, और वजीर इत्तलात चूंकि हुकूमती तर्जमान है तो उनकी तरफ से इस वजाहत के बाद, वो जो खतरात मेरे ज़हन में जन्म ले रहे थे कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। 9 मार्च 2007 को अपने चैनल पे आज टेलीविजन पर मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अलहदा कर दिया, हटा दिया अपने उहदे। प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, किसी के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास जजेस को हटाने का कोई इख्तियार नहीं है। वो एक ही है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, रेफरेंस भी सदर पाकिस्तान ने भेजना है वजीर आज़म की एडवाइस पर। वो सदर पाकिस्तान के पास भी पहले 15 दिन और फिर 10 दिन का मार्जिन है। लेकिन यहाँ जो केसेस चल रहे हैं, अगर वो 25 दिन वाला मामला चलता है तो 14 मई के बाद तक वो जाएगा, लिहाजा वो कोई इमीडिएट हो नहीं सकता। जो उस खबर में एक इम्प्रेशन यही था कि जी वजीर आज़म साहब ने फैसला किया है एतमाद का वोट लेंगे और जो है एग्जेक्टिव ऑर्डर अथॉरिटी इस्तेमाल करेंगे। अगर अदालत, कोई भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट फॉर 3 सेकंड भी अगर वजीर आज़म को सजा दे देती है तो वो कन्विक्शन हो जाती है, चाहे आप 2/3 मेजॉरिटी से आप एतमाद का वोट ले लें। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल और लीगल पोजीशन थी उस खबर की कनोटेशन में, तो मैंने समझा मैं जरूर आपके सामने ये एक्सप्लेन करूं। लेकिन अच्छा हुआ, थैंक्स गॉड, मैं फिर कहूंगा कि सैनिटी इज प्रिवेलिंग। हुकूमत ने वाजे कर दिया कि कोई हमने एतमाद के वोट का फैसला नहीं किया। वो 9 और 10 अप्रैल 2022 को मियां शहबाज शरीफ ने वो वोट ले लिया था जो वजीर आज़म के लिए नेसेसरी था। पहले पाकिस्तान में वजीर आज़म के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के आइन में होता था वजीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये खत्म हो गया। अब जो वजीर आज़म इलेक्ट हो जाते हैं उनको एतमाद का वोट लेने की जरूरत ही नहीं है।
सिर्फ इमरान खान ने ये लिया था जब सेनेट में इनके उम्मीदवार हार गए, डॉक्टर हफीज शेख साहब और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए थे, तो फिर पीटीआई ने वॉलंटियर किया था। जरूरत उनको भी नहीं थी, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन चूंकि उनके सेनेट में इसलिए वो हारे, इसलिए वोट लिया क्योंकि सेनेटर जो इस्लामाबाद से है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौमी असेंबली पाकिस्तान की है। तो उन्होंने कहा, लोगों ने भी कहा कि चूंकि आप कौमी असेंबली में आप सेनेटर हार गए तो लगता यह है कि जैसे आपकी मेजॉरिटी नहीं रही, तो फिर इमरान खान ने अपने तौर पर वॉलंटियरली डिसाइड किया कि मैं कॉन्फिडेंस का वोट दूंगा, और उन्होंने लिया भी सही। कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच पराचा साहब फॉर क्लियरिंग दिस अप। मैं अंदीप अब्बास साहबा आप पे आती हूँ। मुज़ाकरात की बात चल रही है, चूंकि अच्छी बात यह है कि चले कहीं ना कहीं से बात तो चली। असद कैसर साहब को राब्ता किया गया, लेकिन उस पर ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि मैंने जो मैंडेट दिया है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया है, असद कैसर साहब को नहीं दिया है। आप लोग इसको ऑप्टिमिस्टिकली क्यों नहीं देखते हैं कि चले कहीं से बात का आगाज़ हुआ, किसी को भी कहा हो, बात का आगाज तो हुआ, उसे आप उसका खैर मकदम करें। शुक्रिया फरवा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो पिछले कमेंट्स हैं उस पर सिर्फ ये कहूँगी कि अभी जरदारी साहब का भी इंटरव्यू चल रहा है और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं तो इस पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ, और ये जो वज़ीर ख़जाना वजारत है इसमें ये हमारे हाथ में नहीं है। मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है, अगर हम हुकूमत में आए तो हम ज़रूर इसको ठीक करेंगे। जो वजारतें हमारे पास हैं उनमें हम काम कर रहे हैं। जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब वैसे थे भी नहीं, पीपल्स पार्टी पहले ही अलग हो चुकी थी। मैं आपको उनकी बयान बता रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी मैं बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। तो बहरहाल बात यह है कि ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है और जो नया पिछले कोई पता नहीं 1 साल से बयानिया है पीडीएम का कि वोट को जिल्लत दो और बिल्कुल इंतखाबात में हिस्सा ना लो, और पाकिस्तान के गरीब अवाम को पीस के, आपको भी पता है 47.23% इस वक्त महंगाई हो गई है। आपने भी रमजान गुजारा है, मैंने भी रमजान गुजारा। मुझे बताएं कि मुज़ाकरात की बात कर रही थी मेरी मुज़ाकरात। आई एम सॉरी फरवा, देखें अगर आप उनको अनइंटरप्टेड 10-10 मिनट दे सकती हैं तो आप मुझे कुछ नहीं, मैंने शौकत पराचा साहब को टाइम इसलिए दिया क्योंकि शौकत पराचा साहब वाज क्लियरिंग समथिंग कि क्या वो खबर है या नहीं है, तो उस पर मैंने उनको इंटरप्शन नहीं दी बिकॉज इट वाज अ न्यूज़। असद कैसर साहब को मैंने 3 दफ़ा टोका और मैं अपने सवाल की तरफ आपको वापस लेकर आ रही हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप कुछ और पूछना चाह रही हैं तो पूछ लें, क्योंकि मैं तो मुंह खोलती हूँ तो आप बोलना शुरू हो जाती हैं। नहीं मैडम, आप प्लीज आप बोलें, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम वक्त का ज़िया किए बगैर उस चीज़ पर आए जिस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए वो लोग इलेक्शन नहीं करा रहे। हमें तो पता है कि वो लोग इलेक्शनों में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पता वोट नहीं पड़ेंगे। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया। आपने मुझसे सवाल किया कि जी आप मुज़ाकरात क्यों नहीं चाह रहे। हमने कहा मुज़ाकरात चाह रहे, हमने एक बंदा नॉमिनेट किया हुआ है, और अब इनको कहें जी आपने बंदा ये नॉमिनेट किया, लेकिन आप ज़माने में जहाँ भी जो भी आपको मिलता है आप जाके बात कर लें, ये तो कोई सीरियसनेस नहीं है ना, ये संजीदगी का मुजाहिरा नहीं है, क्योंकि वो बातचीत इंतखाबात पे नहीं करना चाहते। मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर रही हूँ कि वो इंतखाबात पे बातचीत इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने अहद कर लिया, और मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये भी कह दिया कि अक्टूबर में अगर हालात अच्छे ना हुए तो हो सकता है अक्टूबर 2024 या 25 या 26 तक बात चली जाए। तो बात वही है जो हम कह रहे हैं कि जी ये मुज़ाकरात के लिए, इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब एक पब्लिकली अनाउंस्ड नोटिफाइड एक बंदा आपने रखा है जो आपके आप वाइस चेयरमैन है, आप उनसे क्यों नहीं बातचीत करना चाहते? तो गैर संजीदगी, अनप्रोफेशनलिज्म और एक कंप्लीट नॉन सीरियसनेस का मुजाहिरा है, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी एविडेंस आपको मिल चुकी है कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, खुद कहते हैं ना 3 वोटों से हम हैं, तो वो 3 वोट कौन से, सबको पता कैसे आए हैं, क्या कर रहे हैं। अब अगर बीच में बिलावल भुट्टो की और मरियम नवाज की एक वो चल पड़ी है कि जी अगला वजीर आजम कौन होगा, तो मुल्क का देखें, आप देखें एक साल हो गया है
कितनी डिबेट्स नेशनल असेंबली में इन्फ्लेशन पे हुई हैं, बताए मुझे। कितनी डिबेट्स नेशनल असेंबली में इस पे हुई हैं कि जी बेड़ा गर्क हो गया एक्सपोर्ट्स का। कितनी डिबेट्स इस पे हुई हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस जो है, वो जो डेट डिफॉल्ट रिस्क है 125% हो गया। कितनी डिबेट्स इस पे हुई हैं कि इस जो वो चार्ट बना रही थी और अपनी वीडियो वायरल की कि इस वक्त पहली दफा पाकिस्तान के अंदर रमजान में लोग चार्ट नहीं बना रहे, प्यारी बातें कर रही हैं, आप कहना चाह रही कि सारे। हुकूमत नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रही है, ये कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंतखाबात के नाम से उनको फोबिया हो गया है। वो खुद एलानिया कह चुके हैं कि हम इमरान खान को वो ना नहीं, हमें वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के जो खर्चे हैं। हैं वो हम एक ही दफा करना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि इंतखाबात एक ही तारीख में होने चाहिए, एक ही दिन पर होने चाहिए। तो हमारा मौक़िफ़ भी है, तो बात आप करें ना इस 14 पे। मई इस को पे सारे अगर असद इंतखाबात कैसर कर से लें। कह दिया या किसी XYZ किसी और से कह दिया, मेंबर तो वो आपकी पार्टी के हैं, तो बातचीत का आगाज तो करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि फलाने से बात नहीं की तो हमें पैगाम नहीं मिला? मैं आपको ये बताऊं फरवा, ये वही बात है कि मेरी पार्टी ने मुझे स्पोक्स पर्सन आपके प्रोग्राम में कहा है, वो आप कहती है नहीं जी मैं राह चलते को ले आऊंगी, और क्या फर्क पड़ता है। तो ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं, असद कैसर साहब राह ये चलते हुए तो नहीं है ना। पैनल आपको इजाजत नहीं देगा। नहीं, लेकिन वो इस मामले में ही इज नॉट द नॉमिनेटेड स्पोक्स पर्सन। चले ठीक है, ही इज नॉट। चले ठीक है, लेकिन इस तरह फिर बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं। शेख साहब, आप लोगों ने वाकई क्यों चुना असद कैसर साहब को? आप लोगों को जब पता है शाह महमूद कुरैशी साहब है तो बात करें उनसे, और फिर आप लोगों ने तारीख भी दी हुई है बातचीत की, तो आप लोग हल करें मामला। जी ज़रूर मामलात हल होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर इन्होंने नॉमिनेट किया है तो उनसे भी बात होनी चाहिए। हम तो हर एक से बात करने को तैयार हैं, हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, ना हमारी इसमें कोई अनाएं हैं। असद कैसर तो खुद स्पीकर, इन्हीं के स्पीकर थे और वो खुद पहले नेगोशिएशन में शामिल भी होते रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश की, हमारे मुख्तलिफ मेंबरों के पास, पहले अयार सादिक साहब के पास भी वो गए थे। तो ये बातचीत चल रही है। ये अगर कहते हैं चल तो रही है, लेकिन रफ्तार बड़ी स्लो है ना। वो शायद खाकान अब्बासी आपकी पार्टी के मौक़िफ़ दे रहे हैं निजी टीवी को और बता रहे हैं कि इस तरह चलते रहे तो इमरजेंसी लग जाएगी, तो ये तो गलत चीज़ है ना। अब तो पानी बहुत ऊपर चला गया। जी आप देखिए, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, मुल्क के मफाद में यही है कि जल्द से जल्द नेगोशिएट हो के एक डेट, कोई लंबा इसमें डिफरेंस नहीं है। देखिए हम अक्टूबर में इलेक्शन चाह रहे हैं और ये अनाउंस कर रहे हैं 14 मई को। 3-4 महीने का फ़र्क है। मुझे तो समझ ही नहीं आती सियासी लोग क्यों अपने आप को, ये मामला अदालतों का नहीं है कि इलेक्शन कब हों, किस डेट पे हों। ये इलेक्शन तो ये मामला तो पॉलिटिशियंस का है। और मैं अंदलीब अब्बासी साहब का बड़ी माजरत से ये एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये कह रही हैं इकानमी, इसमें कोई शक नहीं कि इकानमी की हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन किसने यहाँ तक पहुँचाए ये हालात? मुझे सिर्फ एक जवाब दे दें कि 3 अरब डॉलर 580 लोगों को, ये ऑफिशियली हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि 580 लोगों को, अमीरों को, 580 अमीर लोगों को 3 अरब डॉलर लुटा दिए गए। वो मशीनरी जो कि अभी मशीनरी इस्तेमाल भी नहीं हो रही ज़्यादातर उसमें से, मैं जानता हूँ, मैं अपने उन लोगों को भी जानता हूँ और हमने ये पूछा भी है कि किसको कितने पैसे दिए गए। जो लाखों SMEs हैं और ये सारा जो कोई तबाही हुई, जो आज इस तबाही के दाने पे पाकिस्तान की मईशत पहुंची है, इसमें मेन रीजन वो है कि आज हमारे पास डॉलर नहीं है, आज हमारे पास रिजर्व नहीं है। लेकिन शेख साहब, अगर बातचीत ऐसे नहीं होगी तो क्या आप फोर्स ही कर रहे हैं कि मार्शल लॉ खुदा न ख्वास्ता या इमरजेंसी लग सकती है? मैं तो फोर्स ही कर रहा हूँ कि बातचीत हो जाएगी। अच्छा। कोई पॉलिटिशियंस की बात, हम क्यों नाकाम? देखिए अभी तक पिछले भी क्या हुआ, जितने भी मार्शल लॉ लगे या इमरजेंसियां लगी या कोई मार्शल लॉ आए, तो उसमें यही थे कि हम पॉलिटिकल लोगों की नाकामी थी ना, हम बैठ के नेगोशिएट नहीं कर सके। कोई इतना बड़ा बड़ी अच्छी बात आपने शेख साहब बड़ी अच्छी बात की। इस पे प्राचा साहब का भी मौक़िफ़ जानना है, अंदलीब अब्बास से भी, कि हमने आपस में बात नहीं की, हम कहीं और जाते रहे, और जब हम कहीं और से वापस आते रहे फिर हम उन पे इल्ज़ामात भी लगाते रहे, फिर हम कहानियां भी बताते रहे। क्या थी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। पराचा साहब, आपकी नज़र से वो इंटरव्यू गुजरा होगा जिस इंटरव्यू का मैं अब तस्करा करने जा रही हूँ, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने जो 2 असेंबलीज तहलील की वो जनरल बाजवा के मशवरे पर या उनके कहने पर तहलील की। ये क्या मामला है? कभी बाजवा साहब पे तनकीद हो रही है कि उन्होंने हमारी हुकूमत बेच दी, घर भेज दी, कभी उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया, कभी उन्हें एक्सटेंशन मिल रही है, कभी उनके कहने पे हमने असेंबली तोड़ दी। बेहतर तो था ये सवाल आप मैं वहाँ पाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने ना तरदीद की है पीटीआई के ऑफिशियल पेज ने, वो वहाँ पे उनसे सवाल बनता है, लेकिन मैं आपका तज्जिया जानना चाह रही हूँ पहले। लेकिन आपने तो चूंकि शॉर्ट सुनाया है ना, तो फिर तरदीद तो बेमानी हो जाती है जब आप अल्फाज बयान कर रहे हैं उनके अपने इमरान खान के, और सब ने चलाया, खैर आपने तो अभी प्रोग्राम में चलाया। देखे ना, वो एक बड़ा पुराना डायलॉग है शाहरुख खान का, वो भी खान साहब हैं, ये भी खान साहब हैं। वो शाहरुख खान कह रहा होता है कि जी वो बाबूजी ने कहा घर आप छोड़ दो, आप कह रहे हो कि हवेली को छोड़ दो। तो इधर भी कुछ ऐसा ही है कि पहले था कि जी अमेरिका ने जनरल बाजवा से कहा कि इमरान खान को निकाल दो, फिर बात आई कि नहीं जी जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा कि ये आपके खिलाफ है, तो फिर ये सारी बातें इमरान खान कर रहे हैं बैठ के ना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में हमें पता चला कि अमेरिका नहीं था। फिर उन्होंने कहा ये मोहसिन नकवी ने शरारत साजिश की, इनको निकाल दो। फिर वो साजिशें आगे बढ़ती रहीं, पता नहीं कहां कहां तक वो साजिशें कर गई। एक तरफ जनरल बाजवा पे अब मसलसल इल्जाम है, समथिंग वेरी सीरियस, बार बार कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई। फिर जनरल बाजवा अब उनको कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी वो जनरल बाजवा ने कहा कि ये दोनों आपने हुकूमतें गिराई। अब सूरत हाल ये है कि यकीनन मीटिंग हुई थी सदर आरिफ अलवी के साथ, जनरल बाजवा साहब की और जनाब इमरान खान साहब की। वो मीटिंग नाकाम हुई थी। अगर जनरल बाजवा की वजह से ये हुकूमतें टूटती तो फिर तो कोई ना कोई कामयाबी उस मीटिंग की होती, कोई कामयाबी किसी न किसी एग्रीमेंट की रिटर्न ना होता, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर हो जाता। वो चूंकि मीटिंग नाकाम हुई थी तो जो उसमें चीजें डिस्कस हुई उनकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है किसी जगह पर। दूसरी बात यह है कि ये मीटिंग हुई थी कहीं अक्टूबर में जाकर, उसके बाद 26 नवंबर को खान साहब ने ऐलान किया यहाँ पिंडी में आकर कि मैं दोनों हुकूमतें खत्म करूंगा, मैं असेंबलियां करूंगा। जनरल बाजवा साहब तो 29 को चले गए ना, उनकी मुद्दत पूरी हो गई जो दूसरी मुद्दत थी। उसके बाद जनरल बाजवा साहब थे ही नहीं ऑफिस में, असेंबलियां आके टूटी, या पंजाब हुकूमत तो बाद में दिसंबर के बाद जाके टूटी। तो वो जो कनेक्ट है ना कि अक्टूबर में जनरल बाजवा ने कहा था कि आप जो है ना अपनी हुकूमतें तोड़ें, और हम आपको, राना सनाउल्लाह साहब ये बार बार कहते रहे। अब मैं तो ये आप पीटीआई के हमारे दोस्त कहते हैं जी चूंकि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आप हुकूमतें तोड़ें तो हम इलेक्शन करवा देंगे, तो वो तो आपको ट्रैप कर रहे थे, तो आप ट्रैप पे क्यों आ गए? अब जो नया बयान है, आप अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे। यानी जस्टिस काजी फायद ईसा वाला रेफरेंस जो था जी, हमें तो फरोग नसीम साहब ने कहा था ये रेफरेंस भेजना है, तो व्हाट यू ऑल वर डूइंग। सर ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पराचा साहब। अदलीब अब्बास साहिबा चूंकि रिप्रेजेंट कर रही हैं पार्टी को, मैं उनसे ही सवाल कर देती हूँ कि मैडम मुझे वाकई बताइएगा इमरान खान साहब का अभी तक अपना स्टांस क्या है? उन्होंने असेंबली तहलील की किसी के कहने पर, हुकूमत में जब थे तो वो हुकूमत चला नहीं रहे थे, कोई और चला रहा था, उसके भी वो जिक्र कर चुके हैं। तो उन्होंने आज तक, क्योंकि जनरल बाजवा वाज एन आर्मी चीफ, वो पीटीआई के रहनुमा नहीं थे, तो इमरान खान साहब का अपना नैरेटिव क्या है? और जो अभी नैरेटिव है जिसकी पीटीआई तरदीद कर रही है, ये क्या, क्यों तरदीद कर रहे हैं आप? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड बोला है। फरवा, मैं उम्मीद रखूंगी कि जिस तरह आपने माशाल्लाह उन दोनों को बड़े सब्र और तहम्मुल से, अभी के बहुत सी इधर उधर की बातें वो कर रहे थे जो कि आपके सवाल से रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने सुना, इसी तरह आप, क्योंकि मैंने उनको एड्रेस करना है, जो पीछे गलत बातें होती हैं जिनसे मैं डिसएग्री करती हूँ, मेरा हक है कि मैं उनको एड्रेस करूं। बिल्कुल। पहली बात तो यह कि कैसर शेख साहब ने कहा इकोनॉमी के बारे में कि जी ये क्या छोड़ के गए थे। कैसर शेख साहब मेरे साथ 2 प्रोग्राम्स में आए थे जब मिफ्ता इस्माइल थे फाइनेंस मिनिस्टर, और ऑन रिकॉर्ड हैं, आप इनके क्लिप्स निकालें, और ये माने भी थे बाद में कि इन्होंने कहा था कि मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ा कर दिया, और उन्होंने साफ कहा था कि वो तो है नहीं फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब अब जाके हर रोज हर प्रोग्राम में कहते हैं
کہ اسحاق ڈار نے بیڑا गर्क कर दिया है और वो IMF से बात नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी के समधी हैं तो वो मुल्क बेड़ा गर्क भी करते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये तो इनकी पार्टी का एडमिटेड कन्फेशन है कि इस इकोनॉमी के साथ क्या तबाहकारी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मैं मुस्कुरा रही थी जब ये सारा आप तीनों एक नैरेटिव एक दूसरे का रीइंफोर्स कर रहे थे, मैं मुस्कुरा रही थी। इसलिए मुस्कुरा रही थी कि चले मुझे तो आप जो मर्जी कह लें, मेरी पार्टी को आप जो मर्जी कह लें, इमरान खान को आप जो मर्जी कह लें, ये 22 करोड़ अवाम को ये जो आपकी टेक्निक है ना कि आप एक चीज कह के कि जी इमरान खान को तो पता ही नहीं वो क्या कर रहा है और ये है और वो है और यू टर्न है, और ये सबसे ज्यादा गुस्सा इस पूरे चक्कर में चढ़ता है अवाम को जब आप उसको बेवकूफ समझते हैं। अवाम को पता है कि इमरान खान साहब अगर वो इस वक्त बिला जिसको कहते हैं शक व शुबा उनका जो स्टैंड है वो सबसे ज्यादा क्लियर है और सबसे ज्यादा जो है अवाम को रिप्रेजेंट करता है वो यही है। उन्होंने हर दफा उन्होंने राना सनाउल्लाह क्या, बाजवा क्या, सबके कहा कि ठीक है तुम लोग जो बड़ा बनते थे कि जी अगर आप वाकई चाहते हैं कि हुकूमत जाए तो आप असेंबली कराएं, दूसरे दिन हम इलेक्शन करा देंगे। तो उन्होंने ये स्टांस लिया है कि जी ये सारे जब हमें एग ऑन करते थे और कहते थे कि जी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, क्यों नहीं गिरा रहे, तो हमने गिराई, हमने अपने मौके पे गिरानी थी, हमने अपनी स्ट्रेटजी के साथ गिरानी थी और हमने गिराई। ये उनका स्टांस है रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स बाजवा और राना सनाउल्लाह और समबडी एल्स। तो ये तो बड़ा क्लियर है, हमने गिराई जब हम गिराना चाहते थे, हमने हुकूमत वापस ली और हुकूमत वापस लेके दिखा दिया कि 3 दफा हमने ये सारे इकट्ठे हो गए, सारा पैसा, 13 जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, 20 में से 15 हमने धांधले के बावजूद इनको फेंटी लगाई। उसके बाद 16 अक्टूबर को 8 में से 7 सीटें जीते, तब जाके इनको एहसास हुआ कि वो जो फॉर्मूला है कि आप इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी और सब मिला के धांधली करके जीत सकते हैं, वो नहीं कायम आएगा। तो इसका एक ही हल है कि हमने कभी इलेक्शन नहीं कराने, क्योंकि पता है कि जब वोट को इज्जत दो को वोट को जिल्लत दो में तब्दील करते हैं तो अवाम जब आप जलील होती है तो वो खड़ी हो जाती है। मेरे आपके कहने से ज्यादा अवाम स्मार्ट है। ये जो बयानियां आप दे रहे हैं या मैं दे रही हूं उसका कच्चा छट्टा ये प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तो सारी जगह अवाम ने रिसर्च के साथ लगा दिया होगा। आप एक स्मार्ट ये आपका नया बयानिया है के अंदर है जिसमें नहीं, ये हमारा बयानिया नहीं, मेरी एक्सप्लेनेशन है। बयानिया जो आप लोग दे रहे हैं मिलके कि जी वो अब बाकी अगर 10 मिनट भी रह गए ना तो आप तीनों ये मैडम मैं थोड़ा सा आपको माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, काबिल इज्जत भी हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोक कर एक चीज बताना चाहती हूँ, तीनों को बताना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि ये कोई नैरेटिव बनाया नहीं जा रहा। इमरान खान साहब को मैंने नहीं कहा था कि अमेरिका ने साजिश की है। इमरान खान साहब को मैंने नहीं कहा था कि अमेरिका ने साजिश नहीं की है, जनरल बाजवा ने की है। इमरान खान साहब को मैंने नहीं कहा था कि जनरल बाजवा ने नहीं की, मोहसिन नकवी ने की है। जनरल बाजवा को मैंने नहीं कहा था, ये शौकत पराचा ने नहीं कहा था कि वो साजिश मोहसिन नकवी ने नहीं बल्कि बाजवा साहब ने की है। उनको मैंने नहीं कहा था जब उनके अपने चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि 99% लोग नहीं चाहते कि असेंबली टूटे और उन्होंने तोड़ी, उनको मैंने नहीं कहा था कि असेंबली तोड़े। उनको मैंने नहीं कहा था कि जनरल बाजवा के कहने पर असेंबली तोड़े। उनको मैंने नहीं कहा था कौमी असेंबली से इस्तीफे दें और निकल जाएं, सिस्टम के खिलाफ बगावत करें और उसी सिस्टम से आप इलेक्शन मांगे। उनको मैंने नहीं कहा था। वोट को इज्जत दो का बयानिया अगर इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा है तो माजरत के साथ इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब का धरना, इमरान खान साहब का अदलिया बचाओ मार्च, इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक कहीं सूदमंद साबित नहीं हुई है। और ये नैरेटिव मेरा नहीं है, ये नैरेटिव किसी आम आदमी का नहीं है, ये नैरेटिव इमरान खान साहब का है। आर्मी चीफ को मैं न्यूट्रल नहीं कहती रही हूं, इमरान खान साहब न्यूट्रल कहते रहे हैं। आर्मी चीफ को बचा तो सकते थे, मैं नहीं कहती रही हूं, इमरान खान साहब कहते रहे हैं। मीर जाफर, मीर सादिक इमरान खान साहब कहते रहे हैं, मैं नहीं कहती रही। तो ये मेरा नैरेटिव नहीं है, मेरा काम सवाल करना है। मैं सहाफी हूं। अगर मैं तहरीके इंसाफ के लेट मी फिनिश, अगर मैं तहरीके इंसाफ के बंदे से सवाल करती हूं तो मैं उतनी सख्ती से नून लीग के बंदे से भी सवाल करती हूं और शायद शौकत पराचा साहब से भी मैं बात निकलवाने के लिए उतनी सख्ती इस्तेमाल करूंगी। मुझे कहीं से कोई लाइन नहीं आ रही है, ये मेरा नैरेटिव नहीं है। मेरा नैरेटिव एक ही है, मैं आम आदमी हूं, तनख्वाहदार हूं, मेरे मकासद क्या है,
تو اب آپ نے جواب دینا ہے تو آپ نیریٹو پہ ایکسپلینیشن دے سکتی ہیں, میں سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. میں 2 منٹ Take 5 minutes to defend that. Take 5 minutes to defend that, madam. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے ساری کہی ہیں نا, اسی سے پتہ چل گیا کہ نشانہ جو تھا وہ بہت, جس کو کہتے ہیں را نرو کو ہٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا نیریٹو کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں تو اس پہ نہیں کہہ رہی, آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتی ہیں, مجھ سے ایگری کر سکتی ہیں, لیکن ہاں یہ ضرور ہمارا نیریٹو ہی تو نہیں ہوتا نا, نیریٹو تو آپ جیسے لوگ بناتے ہیں, ہم تو بے وقوفوں کی طرح پیچھے پیچھے چلتے ہیں. میری بات سنیں, بولنے تو دیں. میں تو آپ کو پروگرام میں سارا یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے بولنے دیں. آپ کا کام ہے کمپیئر ہے, آپ ضرور سوال کریں اور جتنے مرضی کریں. ہمارا کام ہے کہ جی ہم اس کو اچھی طرح جواب دیں. اب جو آپ نے ساری چیزیں کہیں, یہی تو باتیں ہیں جو ساری کی ساری عمران خان نے اگر ایک چیز کی ہے تو ساروں کے پردے چاک کر دیے. وہ ساری یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں, یہ جیسے جیسے ریویل ہوتی گئی ہیں, obviously کوئی وہی تو نہیں آتی کہ سب کچھ اکٹھا پتہ چل جاتا ہے. جیسے جیسے انویسٹیگیشن ہوئی پتہ چلا کہ جی فورن آفس سے پیسے گئے ہیں ہاں حسین حقانی کو, تو اس وقت ہم نے ریولیشن کی, اسی وقت ہم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. جیسے جیسے اب پتہ چلتا جا رہا ہے, اب آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حامد میر کا پروگرام آیا ہے نسیم زہرا کے ساتھ, اور اس میں اس نے کہا ہے کہ جی 2021 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں باجوہ صاحب نے یہ کہا. اس پہ تو آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا. میں حامد میر نہیں ہوں, حامد میر کا جواب حامد میر صاحب سے لے. تو میری بات سنیں نا, تو میری بات سنیں, پھر یہ تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں نا, بات تو کچھ ایسی ہے کہ بات بنائی جاتی ہے. تو ہمارا بھی یہ جو نیریٹو ہے, آہستہ آہستہ آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں پتہ چلیں گی, کیونکہ ہم نے عہد کر لیا ہے کہ جہاں جہاں سچ ہمیں پتہ چلے گا عوام کو بتائیں گے. اور آج کی عوام وہ عوام نہیں ہے کہ ایک اینکر آیا بیٹھ کے اس نے کہا جی یہ اور اس کے بعد وہی اینکر جو ہے وہ اٹھ کے ایسے پی ایم بن گیا پی ڈی ایم کا. آج کی عوام کو پتہ ہے کہ کس کا نیریٹو کہاں ہے اور کہاں فال کر رہا ہے, چاہے وہ اینکر ہو, چاہے وہ اسپوکس پرسن ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. اور یہ کام عمران خان نے کیا ہے کہ وہ جو جھوٹ کی اور ایک فریب کی داستانیں لگتی تھی ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ, اس پہ سے پردہ چاک کر دیا ہے. اب عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی کہاں کہاں کون سا نیریٹو جو ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا. یہ ٹائم ہے ڈیفائننگ مومنٹ, یہ ٹائم ہے سٹینڈ کرنے کا آن دا رائٹ سائڈ, یہ ٹائم ہے کہ پتہ چلے گا کون طاقت کی بلبوتے پہ بولتے تھے. میڈم میں بریک لے لوں, میرا بریک لینے میں بھی ایک نیریٹو ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ چیٹ چلتے ہیں نا. لے لوں میں, اجازت ہے؟ چلیں, میرا خیال سے لے لینی چاہیے کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارا کوئی نیریٹو نہیں ہوتا, سوال کرتے ہیں, سوال آپ کو پسند نہیں آ سکتا, آپ سوال چھوڑ سکتے ہیں, نو کمنٹس بول سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے. مگر جب عوام سوال کرتے ہیں نا, پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. عوام واقعی فیصلہ کرتے ہیں, عوام نہیں فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہمارا کام ہمیں نہ سمجھایا جائے, ہم سوال کرتے ہیں, ہم سوال کرتے رہیں گے. آپ کو پسند آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آتا تو ابھی 100 بسم اللہ ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. شیخ صاحب, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آپ لوگ الیکشن واقعی نہیں کرا رہے ہیں, آپ کا موڈ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, آپ لوگوں کو ووٹ نہیں پڑنے, اس بات سے گھبرا رہے ہیں. دیکھیے, ابھی آپ نے 2 ہی پولیٹیشین آپ کے پروگرام میں شامل ہیں. جتنی دیر آپ نے اندلیب عباس صاحبہ کو دی اتنی دیر مجھے دے دیجیے گا, کیونکہ شوکت صاحب تو ایک اپنے طور پہ ایک تبصرہ کر رہے ہیں, تو میں کیونکہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ دیکھیے, اندلیب صاحبہ نے کہا, یہ صحیح کہا کہ مفتاح اسماعیل جب آئے تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ڈاکٹر مفتاح نہیں, اس اکانومی کو سنبھالنے کے لیے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ چاہیے. کیونکہ ان کے ہمارے حکومت کے آنے سے پہلے ہی شبر زیدی صاحب کا ریکارڈ پہ ہے, انہی کے ایف بی آر کے چیئرمین تھے. بات کو سمجھنے کی سمجھائیں نا, یا تو انہوں نے شبر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اور ہماری اکانومی یہ دکان اب چلنے والی نہیں ہے. ان کا جو ڈکلیئرڈ سٹیٹمنٹ ہے. اب میں اندلیب صاحبہ کی ساری تفصیل میں کوئی ایک چیز تو انہیں نکالی نہیں. میں پرٹیکولر کویسچن ان سے کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ جو یہ حکومت ان کی ختم ہوئی تو کیا یہ پی ڈی ایم نے کی ہے یا امریکہ نے کی ہے یا جناب باجوہ نے کی ہے؟ کوئی ایک جواب دے دیں, بجائے کہ لمبی تفصیلوں میں جانے کے, اور عوام کو تو سب پتہ لگ ہی رہا ہے. نمبر 2 میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ $3 ارب
جو آج کے 850 ارب روپے ہوتے ہیں اور 85,000 کروڑ روپے ہوتا ہے، اس کو 580 امیروں کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اور 0% مارک اپ پہ، 0% پہ کسی اور کو کبھی کبھی، اور یہ تباہ ہم نے کر دیا آپ نام بتا دینا کن جب کن یہ لوگوں آج کو دیا، ڈالر موٹا نہیں موٹا کوئی نام آپ ہے، لے میرا لینا۔ پرٹیکولر سوال لمبا نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے تباہی کے دہانے میں پہنچا کے ہمیں، یعنی سارا پیسہ جو ہے، جو آج پرابلم ہو رہا ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، نہیں سر، آپ نے سوال کیا، وہ جواب ظاہر اپنی باری پہ دے دیں گی، لیکن آپ بتا دینا، آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ دے دیں اپنی باری پہ۔ اب آپ نے میرے سے آپ نے سوال کیا کہ آپ الیکشن سے بھاگ، ہم تو کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن کی ڈیٹ ہے، سر مجھے وہ نام بتا دیں، کوئی ایک دو لوگوں کے نام بتا دیں جو آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پیسے دیے، کیا یہ جو اربوں روپے دیے گئے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ 0 مارک اپ پہ، جی تو آپ ہی انکشاف کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اس کو کھول دیں نا، ذرا باہر آنے دیں بلی کو تھیلے سے۔ نہیں تو یہ تو امیروں کو، جو پہلے جن کے پاس اربوں روپے تھے ان کو دیے نا، اور ہم نے پوچھا ہے، آفیشلی پوچھا ہے نا اسٹیٹ بینک کے گورنر سے، جو پاکستان میں رچ فیملیز ہیں، کون سے امیر تو 580 ہیں، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، لیکن آپ کو بہت سے نام بتا دوں گا، میرے اپنے جاننے والے ہیں، لیکن اس وقت ان ناموں کی تو آفیشل لسٹ ہم نے مانگی ہے، یہ انکار کر دینا کہ انہوں نے نہیں دیا، آفیشل لسٹ آ جائے گی سامنے، ایک کا آ جائے گا کہ کتنے اربوں پتی کو کیا دیا گیا، کیا ایس ایم ایز کو کوئی درمیانے، نہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، نام ہم نے آفیشلی مانگے ہیں، آفیشلی وہ دے رہے ہیں نا ہمیں نام، اسٹیٹ بینک کے آپ کے پاس بھی آ جائیں گے، سب نام کی تفصیل سامنے آ جائے گی، ہم نے خود اسٹیٹ بینک سے مانگا اور انہوں نے ایگری کر لیے کہ ہم آپ کو نام دیں گے، 580 تو انہوں نے بتائے ہیں، 580، لیکن 580 گروپ نہیں ہے، 580 کمپنیاں ہیں، اور ایک گروپ کے 2-3 کمپنیاں ہیں، تو گروپ ہوں گے 200 یا 250، جو پاکستان کے سب سے ویلدی لوگ ہیں ان کو 0% پہ دے دیا گیا، اور وہ مشینری استعمال نہیں ہوئی، اس میں کافی مشینری ابھی جو ایئر جیٹ مشینری آئی ہے ٹیکسٹائل کی، کیونکہ ہمارے پاس تو کاٹن ہی نہیں تھی، نہ کوئی پلاننگ کی گئی، ان کو پتہ تو اندازہ تھا نہیں، پھر یہ کرپشن پہ آ جائیں، یہ تو کرپشن کو ختم کرنے آئے تھے، پھر یہ مجھے جواب دے دیں اندلیب صاحبہ کہ یہ لوگ کہتے رہے جی ہم ڈی تک بال لے گئے، آگے ہم نے گول نہیں کر سکے، کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا، اور پھر یہ بتائیے کہ یہ کیوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو اور ہماری گریڈ ان کے دور میں اور کم کر دی، ہم اور زیادہ ایسے ملکوں میں آ گئے جن کی کرپشن اور بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں یہ فگر سے بات کریں نا، بجائے کہ ایسے یعنی جنرل سٹیٹمنٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم الیکشن بالکل کروانا چاہ رہے ہیں، اکتوبر میں الیکشن کی ڈیٹ ہے، دیکھیں نا 13 اگست تک ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم 5 سال کا جو ٹینور پورا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اندلیب عباس صاحبہ نے ظاہر آپ کے سوالات سر سن لی ہیں، وہ جواب دیں گی، لیکن میں شوکت پراچا صاحب، آپ ذرا مسکراتے ہوئے بڑے اچھے لگ رہے تھے ویسے مجھے، آپ تھوڑا سا مسکرا کے مجھے جواب دیجئے گا کہ مجھے بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا اختتام، اس آغاز محبت کا اختتام کہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں مسکرا اس لیے آ رہا تھا، ایک تو مجھے مایوسی ہو رہی تھی اس لیے بھی مسکرا رہا تھا، اور ایک اپریسیشن کی وجہ سے بھی مسکرا رہا تھا۔ مایوسی کا میں بتاتا ہوں اس لیے کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں آپ نے بھی انٹرو میں گنی، مایوسی اس لیے ہو رہی ہے، یہ اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ عمران خان کی حکومت میں ہی شوگر جو ہے وہ 55 روپے سے 105 ہو گئی تھی، اور اب تک ماشاءاللہ وہاں کھڑی ہے۔ وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ پھر خان صاحب نے بڑا اچھا کیا تھا، آئی اپریشیٹ، انہوں نے جناب ایک پہلے آڈٹ کروائی، پھر اس کی فورینزک آڈٹ کروائی، پتہ نہیں وہ رپورٹ کدھر گئی، کس کو سزا ملی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اپریشیشن کی مسکراہٹ اس لیے آ رہی تھی کہ جس طریقے سے اندلیب عباس صاحبہ نے ایکسپلین کی ساری چیز کو، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ جب حکومت چلی گئی ہے تو پھر ان پہ جیسے جیسے ریولیوشن ہو رہی ہے کہ ایسے کہا ہوا، ایسے کب ہوا، ایسے ہوا۔ 4 سال میں جب حکومت میں تھے، جو اقدامات کیے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں۔ ریولیوشن کیا وہی ہوئی جو جنرل ظہیر الاسلام عباس نے مری والے الیکشن میں کی، 15 جولائی کے الیکشن میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، بڑی اچھی ریولیوشن انہوں نے کی تھی۔ کیا پھر جنرل باجوہ پہ جو اب ذمہ داری ڈالی حکومت گرانے کی اور امریکہ کو کلین چٹ دے دی، وہ اطلاعات امریکہ نے دی تھی
वो रेवोल्यूशन कैसे आई, मतलब मेरे लिए बड़ी हैरान कौन ये बात है जिनको ये जो जिस तरह आपने बताया बहुत सारे यू टर्न की बात हुई और अंदलीब अब्बास साहिबा ने जिस तरह से बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया, रेवोल्यूशन होती नहीं। एज अ जर्नलिस्ट, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं फरवा वहीद साहिबा, तो जैसे आप सवाल कर रही हैं मेरे दिन में सवाल जन्म ले रहे हैं। मेरा तो शो नहीं है, मैंने तो बात करनी है, मैं सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन ये जो रेवोल्यूशन बार बार कह रही हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, ये किधर से इतलात आ रही हैं? अमेरिका ने बताया कि नहीं हम नहीं थे, ये जनरल बाजवा साहब थे जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई। फिर क्या अमेरिका ने बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने साजिश की आपकी हुकूमत गिराई? अब जो खान साहब ने अब जो बात की है कि जी जनरल बाजवा साहब ने कहा था आप जो है वो पंजाब की असम्बलियां तोड़ दें। पहले तो चले मोना सिलाई का ट्वीट था, मोना सिलाई ने कहा था कि जी जनरल बाजवा ने हमें कहा कि आप इमरान खान के साथ मिल जाएं। तो मैं तो खाली मेरे लिए बड़े हैरान कुल सवालात हैं कि ये जो स्टेप बाय स्टेप रेवोल्यूशन आ रही हैं, ये कोई टेलीफोन करके बताता है। I think you both guys have asked enough questions, तो अंदलीब अब्बास जो है इनके जवाबात देने के लिए ज़रा वो उनको भी वक्त देना पड़ेगा मुझे, लेकिन एक ब्रेक के बाद देते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारे सवाल अंदलीब अब्बास साहिबा से कर लिए हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा आप पहले इनके जवाब बात दे दें, फिर मैं आपसे एक आधा सवाल मैं भी कर लेती हूँ, जसारत मैं भी कर लेती हूँ ये वाली। हाँ फरवा, मैं भी मुस्कुरा रही थी बहुत ज़्यादा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शौकत पराचा साहब ने चीनी का जिक्र किया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल है चले साल गुजर गया है। आपको याद होगा कि पीडीएम की जमातें ये सारी की सारी कहते थे कि जी अलीम खान और जहांगीर तरीन चीनी चोर हैं, और ये क्यों नहीं, तो हमने केसेस किए जैसे इन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट भी बनी। तो वो जो चीनी चोर हैं वो तो इनके साथ मिल गए और इनके मेन बंदे हो गए हुकूमत हटाने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शौकत पराचा साहब ने जब ये बात छेड़ी है तो अगले 4 प्रोग्राम जरूर करेंगे और पता करेंगे कि जो चीनी चोर थे वो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के साथ जब मिल गए तो उसमें क्या बातें हुई, और उस पर जरूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और साल उस पर चुप नहीं रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बात हुई कि जी कहां से पता चला कि जी ये क्या हुआ और ये हुकूमत कैसे गई और कैसे आई। तो आपके अपने जर्नलिस्ट ने इस पे 3-4 जर्नलिस्ट ने बाजवा साहब के इंटरव्यू लिए हैं और बाजवा साहब को कोट किया है। बाजवा साहब ने खुद कहा कि हम जब पता चला कि इमरान खान बहुत डेंजरस है तो फिर हमने ये फैसला किया। बाजवा साहब ने खुद कहा कि मैं शहबाज शरीफ के पास गया और कहा कि हमजा शहबाज। ठीक है, मेरे पास लास्ट में चल रहा है प्राचा साहब वांट्स टू ऐड समथिंग, वो आपकी बात में कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ इजाजुल हक साहब आपकी पार्टी में है, शेख रशीद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ने, जिनको आप डाकू कहते थे पंजाब का, वो आपके पास है। मतलब मैं अगर किसी मैं नहीं यकीन कर रही किसी सियासी जमात में। प्राचा साहब देखिए आप तीनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तीनों का एक ही मौका। नहीं मैडम, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। प्राचा साहब यू वांटेड टू ऐड समथिंग। नहीं, वो जो जिनकी जो इंटरव्यूज की बात कर रही है ना जावेद चौधरी साहब वाले, उसमें बड़ा क्लियर लाइन थी, अगर वो पढ़ लें, मेरी रिक्वेस्ट होगी अंदलीब अब्बास साहिबा पढ़ लें, उन्होंने लिखा जवाब दे दें। मैं उस पे भी प्रोग्राम किया आपने चीनी चोर पे। ओहो, मैंने सच्ची बात है शेख रशीद के 10 इंटरव्यू किए थे ये चीनी और आटा प्राइस जब आपकी हुकूमत थी। आप तो खैर नहीं, मैं कह रही हूँ आप पीडीएम के कितने इंटरव्यू किए आपने? शेख रशीद जाके पीडीएम से इंटरव्यू नहीं किए कि मेरा ख्याल से मैं तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में दोबारा बुलाऊंगी ताकि हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब वक्त खत्म हो गया है। जब वक्त खत्म हो जाए तो फिर जाना चाहिए, तो फिर लेकिन कल हम दोबारा मुलाकात करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, थोड़ी सी ईद का वक्त बाकी, आप इसे एंजॉय कीजिए, दिल पे मत लीजिएगा कोई भी बात। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।